हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए आज आपकी कहानी लेकर आई हूँ जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। मिस पाल का भाग 2 लेकर आई हूँ। मिस पाल कहानी जो है वो एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे उसके कार्यस्थल पर उसके सहकर्मियों के द्वारा परेशान किया जाता है और उन परेशानियों को वो ना सहकर आखिरकार वो उस कार्य को छोड़कर एक छोटे से रायसन जगह जैसी जगह में पहाड़ी इलाके में जाकर वो बस जाती हैं। यह कहानी जो है वो उन्हीं के किसी पूर्व सहकर्मी के द्वारा लिखा गया है जिनके साथ उनका जो तालमेल था वो अच्छा था और उनको वो उनके साथ उनके घर पे आना जाना भी लगा रहता था। एक दिन जो है वो लेखक किसी काम से लेकर वो उस वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं और उनसे अचानक से मुलाकात हो जाती है। तो चलिए अब हम इस कहानी में आगे के चलते हैं। सब्रवाल साहब, मैं आपको बहुत तकलीफ देती हूँ। वह चलने से पहले 7-8 बार उसे धन्यवाद देकर बोली, मगर देखिए मेरे मेहमान आए हुए हैं और यहाँ ट्राउट के अलावा कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं। देखती हूँ अगर बाली मुझे मिल जाए तो मैं उससे कहूँगी कि वह मुझे दरिया से एक मछली पकड़ कर दे दे, मगर बाली का कोई भरोसा नहीं। आप जरूर मेरे लिए ले रखिएगा। मैंने मिसेज एटकिंस को भी कहला दिया है, उन्होंने भी ले ली तो मैं आज और कल दोनों दिन बना लूँगी। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा। कई बार मछली वाला आवाज़ नहीं लगाता और ऐसे ही निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामान के लिए उसने कुल्लू फ़ोन भी करा दिया। अब सड़क पर चलती हुई वह सुबह के रास्ते की बात करने लगी। आज को तो ट्राउट हो जाएगी, मगर सुबह नाश्ता क्या बनाया जाए? डबल रोटी यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं तुम्हें शहद के टोस्ट भी ही बनाकर खिलाती। अच्छा खैर देखो। सड़क पर खुली धूप फैली थी और भेड़ों और पश्चिम के बकरों का रेवड़ हजारों आगे आगे चल रहा था। साथ दो कुत्ते जीप लपलपाते हुए पहरेदारी करते जा रहे थे। सामने से एक जीप के आ जाने से रेवड़ में खलबली मच गई। बकरी वाले भेड़ों को पहाड़ की तरफ धकेलने लगे। एक भेड़ का बच्चा ढलान से फिसल गया और नीचे से सिर उठाकर मिमियाने लगा। किसी बकरी वाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो मिस पाल सहसा परेशान हो उठी। ए भाई, देखो वह बच्चा नीचे गिरा है। बकरी वाले, एक बच्चा नीचे खाई में गिर गया है, उसे उठा लाओ। ए भाई, अब मिस पाल जो है वो रात के खाने का तो ट्राउट मछली को लेकर बात पक्का कर ली है। अब वो लेखक के साथ अपने सहकर्मी जो है वो उनके साथ वो बातचीत करती हैं कि अब मैं अब नाश्ते में क्या बनाऊँ। अब उनको अब नाश्ते के लेकर अब टेंशन लेने लगती है चलते चलते कि अब मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या बनाऊँ, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। अगर डबल रोटी मिलती तो उसे ही मैं तुम्हें शहद के साथ दे देती, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं हो पाती है यहाँ पे। फिर वो कहती हैं, वो चलते जाती हैं तो रास्ते में धूप खिला हुआ रहता है। कुछ भेड़ बकरी वाले जो होते हैं वो पहाड़ी रास्तों में चलाते हैं, तो उन्हीं में से एक बकरी का या एक भेड़ का जो बच्चा होता है वो नीचे गिर जाता है। तो भेड़ का जो जो आदमी होता है जो उसे चराने वाला, तो उसका ध्यान उस पर नहीं जाता है। तो मिस पाल की यहाँ पे एक नेकी का भी एक इसमें कहा गया है कि इससे पता चलता है कि वो बार बार उसे आवाज़ देकर उसका ध्यान उस तरफ देने की कोशिश कर रही हैं। एक दिन पहले वर्षा हुई थी, इसलिए व्यास खूब चढ़ा हुआ था। नुकीली चट्टानों से छिलता और कटता हुआ पानी शोर करता हुआ बह रहा था। सामने दरिया पार करने का झूला था। झूले की चरखियां घूम रही थीं, रस्सियां इकट्ठी हो रही थीं और झूला दो व्यक्तियों को लिए हुए इस पार से उस पार जा रहा था। सहसा झूले में बैठे हुए दोनों व्यक्ति ही करके हंसने लगे, जैसे किसी को चिढ़ा रहे हों। फिर उनमें से एक ने जोर से छींक दिया। झूला उस पार पहुंच गया और वे व्यक्ति उसी तरह हंसते और छींकते हुए उससे उतर गए। झूला छोड़ दिया गया और उसकी रस्सियां इस सिरे से उस सिरे तक आधी गोलाइयों में फैल गईं। जो व्यक्ति उधर उतरे थे वे उस किनारे से फिर एक बार जोर से हंसे। तभी झूला खींचने वाले में एक लड़का मचान से उतरकर हमारे पास आ गया। वह ऐसे बात करने लगा जैसे अभी अभी कोई दुर्घटना होकर हटी हो। मिस साहब,
आपने कहा यह वही सुदर्शन है जिसने आपके कुत्ते को कुछ खिलाया था। यह अब भी शरारत करने से बाज नहीं आता। उन व्यक्तियों के हंसने और छींकने का मिस पाल पर उतना असर नहीं हुआ था जितना उस व्यक्ति की बात का हुआ था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया और आवाज़ खुश्क हो गई। यह उधर के गांव का आदमी है ना? उसने पूछा। हाँ मिस साहब, तुम पोस्टमास्टर को बताना, वे अपने आप इसे ठीक कर लेंगे। मिस साहब, यह हमसे कहता है कि यह मिस साहब तुम इस वक्त जाओ, अपना काम करो। मिस पाल उसे छिड़क कर बोली। पोस्टमास्टर से कहना, वे इसे एक दिन में ठीक कर देंगे। मगर मिस साहब जाओ, फिर कभी उधर आकर बात करना। लड़की की समझ में नहीं आया कि मिस साहब से बात करने में उस समय उससे क्या अपराध हुआ है। वह फिर लटकाए हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। यानी वो जब बात कर रहा था तो मिस पाल को थोड़ा कुछ एक होता नहीं कि साथ में अगर कोई हो तो थोड़ा कुछ सुनने में बात को खल जाती है, तो इसलिए मिस पाल ने कहा कि नहीं, तुम कभी हमारे घर के पास आना तो हम तुमसे बात को सुन लेंगे। इसलिए वो फिर अपना सर को चुपचाप से सिर झुकाकर वो चला जाता है। कुछ देर हम लोग वहीं रुके रहे। मिस पाल जैसे थकी हुई सी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। मैं दरिया के उस पार पहाड़ की चोटी पर उगे हुए वृक्षों की लंबी पंक्ति को देखने लगा, जो नीले आकाश और गुब्बारे जैसे सफ़ेद बादलों के बीच खींची हुई लकीर सी लगती थी। दरिया के दोनों तरफ पुल के सलेटे खंभे खड़े थे, जिन पर अभी पुल नहीं बना था। खंभों के आसपास से झड़कर थोड़ी थोड़ी मिट्टी दरिया में गिर रही थी। मैंने उधर से आंखें हटाकर मिस पाल की तरफ देखा। मिस पाल मेरी तरफ देख रही थी। शायद वह जानना चाहती थी कि झूले वाले लड़कों की बात का मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आगे चलें? मुझसे आंखें मिलते ही उसने पूछा। हाँ चलो। मिस पाल उठ खड़ी हुई। उसकी सांस कुछ कुछ फूल रही थी। वह चलती हुई मुझसे बताने लगी, वहाँ के लोगों में कितनी तरह के अंधविश्वास हैं। जब पिंकी बीमार हुआ तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि किसी ने उसे कुछ खिला विला दिया है। ये अनपढ़ लोग हैं, मैंने उनकी बात का विरोध भी नहीं किया। ये लोग अपने अंधविश्वास एक दिन में थोड़े ही छोड़ सकते हैं। इस चीज़ में आने कभी कितने बरस लगेंगे। और रास्ते में चलते हुए वह बार बार मेरी तरफ देखती रही कि मुझे उसकी बात पर विश्वास हुआ है या नहीं। मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया था और चुपचाप उसे उछालने लगा था। काफ़ी देर तक हम लोग खामोश चलते रहे। वह खामोशी मुझे अस्वाभाविक लगने लगी थी। मैंने मिस पाल से वापस घर चलने का प्रस्ताव किया। चलो चलकर तुम्हारी बनाई हुई नई तस्वीर को देखी जाए। मैंने कहा, इन 3-4 महीनों में तो तुमने काफ़ी काम कर लिया होगा। पहले घर चलकर एक एक प्याली चाय पीते हैं। मिस पाल बोली। सचमुच इस समय मैं चाय की गर्म प्याली के लिए ज़िंदगी की कोई भी चीज़ कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा तो मन था कि घर से चलने से पहले ही एक एक प्याली पी लेते, मगर फिर मैंने कहा कि पोस्टमास्टर से कहने में देरी हो जाएगी तो मछली वाला निकल जाएगा। इस बात ने मेरे मन को थोड़ा गुदगुदा दिया कि 3 महीने में आया हुआ पहला मेहमान उस समय मिस पाल के लिए अपनी तस्वीर से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लौटकर कॉटेज में पहुंचते ही मिस पाल चाय बनाने में व्यस्त हो गईं। वह आते हुए काफ़ी थक गई थी, क्योंकि जरा सी चढ़ाई चढ़ने में ही उसकी सांस फूलने लगती थी। मगर वह जरा देर भी सुस्ताने के लिए नहीं रुकी। चाय के लिए उसकी यह व्यवस्था मुझे बहुत अस्वाभाविक लगी, शायद इसलिए कि मुझे खुद चाय की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। मिस पाल इस तरह चम्मचों और प्यालियों को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी जैसे उसके 10 मेहमान चाय का इंतज़ार कर रहे हों और उसे समझ न आ रहा हो कि कैसे जल्दी से सारा इंतज़ाम करे। मैं घूमकर कमरे में और बरामदे में लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। जिस तस्वीर पर भी मेरी नज़र पड़ी मुझे लगा कि वह मेरी पहले ही देखी हुई है। कुछ बड़ी तस्वीरें थीं जो मिस पाल पंजाब के एक
मेले से बनाकर लाई थी। वह अजीब अजीब से चेहरे थे जिन पर हम लोग एक बार फप्तियाँ कसते रहते थे। जाने क्यों मिस पाल अपने चित्रों के लिए सदा ऐसे ही चेहरे चुनती थी जो किसी न किसी रूप में विकृत हो। मैंने सारा कमरा और बरामदा घूम लिया, दो एक अधूरी तस्वीरों को छोड़कर मुझे एक भी नई चीज़ दिखाई नहीं दी। मैंने रसोई घर में जाकर मिस पाल से पूछा कि उसकी नई तस्वीर कहाँ है। अजी छोड़ो भी, मिस पाल प्यालियां धोती हुई बोली। चाय की प्याली पीकर हम लोग ऊपर की तरफ घूमने चलते हैं। ऊपर एक बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ का पुजारी तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा कि तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। एक दिन वह बता रहा था कि यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोग पहले तो देवताओं से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर बाद में अगर देवता वर्षा नहीं देता तो उसे हिडिंबा के मंदिर में ले जाकर रस्सी से लटका देते हैं। नहीं मज़ेदार बात, जो देवता तुम्हारा काम ना करे उसे फांसी लगा दो। मैं कहती हूँ रंजीत, यहाँ लोगों में इतने अंधविश्वास हैं कि क्या कहा जाए। ये लोग अभी तक जैसे कौरवों पांडवों के ज़माने में ही जीते हैं। आज के ज़माने से इनका कोई संबंध ही नहीं। और एक बार उड़ती नज़र से मुझे देखकर वह चीनी ढूंढने में व्यस्त हो गई। अरे चीनी कहाँ चली गई? अभी हाथ में थी और अभी ना जाने कहाँ रख दी। देखो कैसी भुलक्कड़ हो गई हूँ। मेरा तो बस एक ही इलाज है कि कोई हाथ में छड़ी लेकर मुझे ठीक करे। यह भी कोई रहने का ढंग है जैसे मैं रहती हूँ? तुमने यहाँ के कुछ लैंडस्केप नहीं बनाए? मैंने पूछा। तस्वीरें तो बहुत सी शुरू कर रखी हैं पर अभी तक पूरी नहीं कर सकती। मिस पाल जैसे उस मुश्किल स्थिति से बचने का प्रयत्न करते हुए बोली। अब किसी दिन लगकर सब तस्वीरें पूरी करूँगी। तारपीन का तेल भी खत्म हो चुका है, किसी दिन जाकर लाना है। कई दिनों से सोच रही हूँ कि मंडी जाकर कैनवस और रंग भी ले आऊँ, पर यूं ही आलस कर जाती हूँ। कुछ ड्राइंग पेपर भी जल्दी जिल्द कराने हैं। अब जाऊँगी किसी दिन और सारे काम एक साथ ही कर आऊँगी। बात करते हुए मिस पाल की आंखें झुकी जा रही थीं, जैसे वह अपने ही सामने किसी चीज़ के लिए अपराधी हों और लगातार बात करके अपने अपराध के अनुभव को छिपाना चाहती हों। मैं चुप रहकर उसे चाय में चीनी मिलाते देखता रहा। उसे देखते हुए उस समय मेरे मन में कुछ वैसी उदासी भरने लगी जैसे एक निर्जन समुद्र तट पर या ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई किसी एकांत पथरीली घाटी में जाकर अनायास मन में भर जाती है। कल से एक तो मैं अपने घर को ठीक करूंगी। मिस पाल क्षण भर बाद फिर उसी तरह बिना रुके बात करने लगी। एक तो घर का सारा सामान ठीक ढंग से लगाना है। तुम्हें पता है मैंने कितने चाव से दिल्ली में अपने कमरे के लिए जाली के पर्दे बनवाए थे। वे पर्दे यहाँ ज्यों की त्यों बक्स में बंद पड़े हैं। मेरा लगाने का मन ही नहीं हुआ। मैं कल ही तरखान से कहकर पर्दों के लिए चौखटें बनवाऊंगी। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी घर में रखना ही चाहिए। बिस्कुट, मक्खन, डबल रोटी और अचार का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ें कुल्लू से मिल जाती हैं वे तो मैं लाकर रख ही सकती हूँ। तारपीन का तेल भी मुझे कुल्लू से ही मिल जाएगा। उसने चाय की प्याली मेरे हाथ में दे दी तो भी मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली और मैं चुपचाप छोटे छोटे घूंट कर भरने लगा। मेरे मन को उस समय एक तरह की जड़ता ने घेर लिया था। कहाँ मिस पाल के बारे में दिल्ली के लोगों से सुनी हुई वे सब बातें और कहाँ उसके जीवन की यह एकांत विडंबना। ट्राउट मछली मिस पाल की सारी परेशानियों के बावजूद उस दिन उसे ट्राउट नहीं मिल सकी। पोस्टमास्टर ने बताया कि मछली वाला उस दिन आया ही नहीं। मिस पाल के बहुत खुशामद करने पर भी मकान मालकिन का चौकीदार बाली दरिया से मछली पकड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अपनी छड़ी पॉलिश कर रहा है, उसे फुर्सत नहीं है। मिसेज एटकिंस के बच्चों ने एक मछली पकड़ी थी, मगर उसके पति ने उस दिन खास तौर पर मछली की कतलियों के लिए कहा था, इसलिए वह अपनी मछली मिस पाल को नहीं दे सकती थी। हाँ, पोस्टमास्टर ने
फ्रेंच बीन जरूर भेज दिए, चावल और सूखे फ्रेंच बीन। रात की रोटी के लिए मिस पाल का सारा उत्साह ठंडा हो गया। खाना बनाने में उसका मन भी नहीं लगा, जिससे चावल थोड़ा नीचे लग गए। खाना खाते समय मिस पाल बस अफसोस ही प्रकट करती रही। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ रंजीत, हर लिहाज से मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर मैदान में कुर्सियाँ निकाल कर बैठ गए तो उसने कहा। वह सिर के पीछे हाथ रखे आकाश की ओर देख रही थी। बारिश 12 या 13 के रात होने से आकाश में 3 तरफ खुली चांदनी फैली थी। ब्यास की आवाज़ वातावरण में एक गूंज पैदा कर रही थी। वृक्षों की सरसराहट के अतिरिक्त मैदान की घास से भी एक धीमी सी सरसराहट निकलती प्रतीत होती थी। हवा तेज थी और सामने पहाड़ के पीछे से उठता हुआ बादल धीरे धीरे चांद की तरफ सरक रहा था। क्या बात है मिस पाल, तुम इस तरह गुमसुम क्यों हो रही हो? मैंने कहा। चावल थोड़े खराब हो गए तो इसमें इस तरह उदास होने की क्या बात है? मिस पाल सामने पहाड़ की धुंधली रेखा को देखती रही, जैसे उसमें कोई चीज खोज रही हो। मैं सोचती हूँ रंजीत कि मेरे जीने का कोई भी अर्थ नहीं है, उसने कहा, और वह मुझे अपने आरंभिक जीवन की कहानियाँ सुनाने लगी। उसे बहुत बड़ी शिकायत थी कि आरंभ में उसने घर में भी उसे जरा सुख नहीं मिला, यहाँ तक कि अपने माता पिता का स्नेह भी उसे नहीं मिला। अपनी माँ ने भी उसे प्यार नहीं किया। इसी वजह से 15 साल पहले वह अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल गई थी। सोचो, माँ को मेरा घर में होना भी बुरा लगता था। पिताजी को मेरे संगीत सीखने से चिढ़ थी। वे कहा करते थे कि मेरा घर घर है, रंडी खाना नहीं। भाइयों का जो थोड़ा बहुत प्यार था वह भी भाभीयों के आने के बाद छिन गया। मैंने आज तक कितनी कितनी मुश्किलों से अपनी पवित्रता को बचाया है, यह मैं ही जानती हूँ। तुम सोच सकते हो एक अकेली लड़की के लिए यह कितना मुश्किल होता है। मेरा लाहौर की तरफ घूमने जाने का मन था, वहाँ की कुछ तस्वीरें बनाना चाहती थी, मगर मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मर्द की पशु शक्ति के सामने मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। फिर तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मेरे बारे में कैसी बुरी बुरी बातें किया करते थे, इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे वहाँ के एक एक आदमी से नफरत है। वे तुम्हारे बुखारिया और मिर्जा और जोरावर सिंह। मैं तो कभी ऐसे लोगों के साथ बैठकर एक प्याली चाय भी पीना पसंद नहीं करती थी। तुम्हें याद है एक बार जब जोरावर सिंह ने मुझसे कहा था, और फिर वह दफ्तर के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाएं दोहराने लगी। जब मैंने देखा कि वह फिर से उसी वातावरण में जाकर खामखा अपना गुस्सा भड़का रही हैं, तो मैंने उससे फिर कहा कि वह अब दफ्तर के लोगों के बारे में ना सोचें, अपने संगीत और अपने मित्रों की बात ही सोचें। तुम यहाँ रहकर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना लो, फिर दिल्ली आकर अपनी प्रदर्शनी करना। मैंने कहा, जब लोग तुम्हारी चीज़ें देखेंगे और तुम्हारा नाम सुनेंगे तो अपने आप तुम्हारी कद्र करेंगे ना। मैं प्रदर्शनी आदर्शनी के किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मिस पाल उसी तरह सामने की तरफ देखती हुई बोली, तुम जानते ही हो इन सब चीज़ों में कितनी पॉलिटिक्स चलती है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहती। मेरे पास अभी 3-4 हज़ार रुपये हैं जिनसे मेरा काफ़ी दिन गुजारा चल जाएगा। जब ये रुपए चुक जाएंगे तो। और वह जैसे कुछ सोचते हुई चुप हो गई। मैं आगे की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक था, मगर मिस पाल कुछ देर बाद कंधे हिलाकर बोली, तो भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा। अभी वह वक्त आए तो नहीं सही। अब यहाँ पे मिस पाल जो है वो अब अपनी आमदनी के बारे में सोच रही हैं कि उनका जो पैसा बचा हुआ है 3-4 हज़ार रुपया, उससे तो उनका भी कुछ समय के लिए खर्चा हो जाएगा। अब जब खर्च हो जाएगा, जब अगर वैसा समस्या आएगा कि जब उनके पास कुछ पैसे नहीं होंगे, तब का तब अब देखा जाएगा। उस समय के हालात पर वो छोड़ देती हैं। बादल ऊंचा उठ रहा था और वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जंगल की तरफ से आती हुई हवा की गूंज शरीर से बार बार सिहरन भर देती थी। साथ के कॉटेज में रेडियो और पश्चिमी संगीत चल रहा था। उससे आगे के कॉटेज में लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। मिस पाल अपनी आंखें मूंदे हुए मुझे बताने लगी कि
होशियारपुर में उसने भृगु संहिता में से अपनी कुंडली निकलवाई थी। उस कुंडली के फल के अनुसार इस जन्म में उस पर यह साफ है कि उसे कोई सुख नहीं मिल सकता, न धन का, न ख्याति का, न प्यार का। इस कारण भी भृगु संहिता में दिया था। अपने पिछले जन्म में मैं बहुत सुंदर लड़की थी और नृत्य संगीत आदि कलाओं में बहुत पटु थी। उसके पिता बहुत धनी थे और वह उनकी अकेली संतान थी। जिस व्यक्ति से उसका ब्याह हुआ वह बहुत सुंदर और धनी था, मगर मुझे अपनी सुंदरता और अपनी कला का बहुत मान था, इसलिए मैंने अपने पति का आदर नहीं किया। कुछ ही दिनों में वह बेचारा दुखी होकर इस संसार से चल बसा। इसलिए मुझ पर अब यह साफ है कि इस जन्म में मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। अभी दिन में ही तो वह वहाँ के लोगों के अंधविश्वासों की चर्चा करती हुई उनका मजाक उड़ा रही थी। सहसा मिस पाल भी बोलते बोलते चुप कर गई और उसकी आंखों में मेरे चेहरे पर स्थित हो गई। उसके लिपस्टिक से रंगे हुए ओठों की तरह से मैं जैसे उस समय कोई चीज कांप रही थी। काफी देर हम लोग चुप बैठे रहे। बादल ने चांद को छा दिया था और चारों तरफ गहरा अंधेरा हो रहा था। सहसा साथ के कॉटेज की बत्ती भी बुझ गई, जिससे अंधेरा और भी गहराने लगा। मिस पाल उसी तरह मेरी तरफ देख रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास की हवा कुछ भारी हो रही है। मैं सहसा कुर्सी पीछे सरकाकर उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है अब रात काफ़ी हो गई है, मैंने कहा, इसलिए अब चलकर सो रहा जाए और बातें अब सुबह होंगी। काफ़ी रात हो जाने के कारण अब जो उनके मित्र हैं उन्होंने कहा कि अब चलिए काफ़ी रात हो गई है, अब सहसा अब हमें सो जाना चाहिए। अब जो कुछ बातें बाकी हैं वो अब हम कल सुबह ही कर लेंगे। हाँ, मिस पाल की भी अपनी कुर्सी से उठते ही बोली, मैं अभी चलकर बिस्तर बिछा देती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा बिस्तर बरामदे में बिछा दूँ या? हाँ, बरामदे में ही बिछा दो, अंदर काफ़ी गर्मी होगी। देख लो, रात को ठंड हो जाएगी। कोई बात नहीं, बरामदे में हवा आती रहेगी तो अच्छा लगेगा। और बरामदे में लेटे हुए मैं देर तक जाली के बाहर देखता रहा। बादल पूरे आकाश में छा गया था और दरिया का शब्द बहुत पास आया सा लगता था। जाली से लगा हुआ मकड़ी का जाला हवा से हिल रहा था। पास ही कोई चूहा कोई चीज कुतर रहा था। अंदर कमरे से बार बार करवट बदलने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। रंजीत, अंदर से आवाज़ आई तो मेरे सारे शरीर में एक सिहरन भर आई। मिस पाल, सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, बल्कि हवा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और तभी टप 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 मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। पानी की बौछार मेरे बिस्तर पर आने लगी तो मैंने करवट बदली। बरामदे की बत्ती मैंने जलती रहने दी थी, इसलिए कई चीज़ें इधर उधर बिखरी नजर आ रही थी। बिस्तर बिछाते समय मिस पाल को घर की काफ़ी उथल पुथल करनी पड़ी थी। मेरी चारपाई के पास ही एक तिपाई औंधी पड़ी थी और उसमें जरा आगे तस्वीर के कुछ एक फ्रेम रास्ते में गिरे थे। सामने के कोने में मिस पाल के ब्रश और कपड़े एक ढेर में उलझे हुए पड़े थे। अंदर की चारपाई मिस चिरमिराई और लकड़ी के फर्श पर पैरों की धप धप आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर सुराही से चुल्लू में पानी पीने की आवाज़ आने लगी। रंजीत, मिस पाल, प्यास तो नहीं लगी? नहीं, अच्छा सो जाओ। सारी रात पानी पड़ता रहा। सुबह सुबह वर्षा थम गई, मगर आकाश साफ नहीं हुआ। सुबह उठकर चाय के समय तक मेरी मिस पाल से खास बात नहीं हुई। चाय पीते समय भी मिस पाल अधूरे अधूरे टुकड़ों में ही बात करती रही। मैंने उससे कहा कि मैं अब पहली बस से ही चला जाऊंगा, तो उसने एक बार भी मुझसे रुकने के लिए आग्रह नहीं किया। यूं साधारण बातचीत में भी मिस पाल काफ़ी तकल्लुफ़ बरत रही थी, जैसे किसी बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से बात कर रही हूँ। मुझे उसका सारा व्यवहार बहुत अस्वाभाविक लग रहा था। वह जैसे बात ना करने के लिए ही अपने को छोटे छोटे कामों में व्यस्त कर रही थी। मैंने एक बार उससे हल्के से मजाक करने का भी प्रयत्न किया, जिससे तनाव हट जाए और मैं उससे ठीक से विदा लेकर जा सकूं, मगर मिस पाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आई। अच्छा, तो मिस पाल, अब चलने की बात की जाए, आखिर मैंने कहा। तुम कल कह रही थी कि तुम भी कुल्लू
अच्छा तो मिस पाल, अब चलने की बात की जाए। आखिर मैंने कहा, तुम कल कह रही थी कि तुम भी कुल्लू तक साथ ही चलोगी, तो अच्छा होगा कि तुम आज ही वहाँ से अपना सारा सामान ले आओ। बाद में तुम फिर आलस कर जाओगी। नहीं, मैं आलस नहीं करूँगी, मिस पाल बोली। फिर दिन जाकर ले जो जो लाना है वो सब ले आऊँगी। नहीं, मैं आलस नहीं करूँगी, मिस पाल बोली। किसी दिन जाकर जो जो कुछ लाना है सब ले आऊँगी। और फिर बरामदे में बिखरे हुए कपड़ों को बिना मतलब ही उठाकर इधर से उधर रखते हुए उसने कहा, आज बरसात का दिन है, इसलिए आज नहीं जाऊँगी। कल या परसों किसी समय देखूंगी लाने के लिए कि कितनी ही चीज़ें हैं, इसलिए अच्छी तरह सब सोचकर जाना चाहिए। आज घिरा हुआ दिन है, इसलिए आज नहीं। घिरा हुआ दिन है तो क्या घर का सामान नहीं आएगा? मैंने अपने आग्रह से उसे सुलझाने की चेष्टा करते हुए कहा। तुम मुझे बताओ कि घी और तारपीन के डिब्बे कहाँ रखे हैं? कोई बड़ा थैला हो तो वह भी साथ में ले लो। फुटकर चीज़ें उसमें आ जाएंगी। यहाँ से जो भी बस मिलेगी उससे हम लोग साथ साथ चलेंगे। मैं कुल्लू से 12 बजे की बस पकड़कर आगे चला जाऊँगा। तुम्हें तो उधर से लौटने के लिए सारा दिन बसें मिलती रहेंगी। मैं जानबूझकर इस तरह बात करता रहा जैसे मिस पाल का साथ चलना निश्चिंत ही हो। हालांकि मैं जानता था कि वह टालने का प्रयत्न पूरा करेंगी। मिस पाल इधर से उधर जाती हुई ढूंढ ढूंढकर अपने करने के लिए काम निकाल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे मेरी बातें उसे बिल्कुल व्यर्थ लग रही हों और वह जल्द अपने एकांत में लौट जाना चाहती हों। देखो, कभी कभी यहाँ बस में एक भी सीट नहीं मिलती, उसने कहा। दो सीटें मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तुम मेरी वजह से अपनी 12 बजे की बस क्यों मिस करते हो? तुम चले जाओ, मैं कल या परसों जाकर जो कुछ भी मुझे लाना है ले आऊँगी। और जैसे सहसा कोई काम का याद आ जाने से वह जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ हटाए हुए कमरे में चली गई। कुछ देर में वह पेटीकोट लिए हुए कमरे से बाहर आई। पेटीकोट को टिड्डियाँ चाट गई थी। उसने जैसे नुकसान की परेशानी की वजह से ही चेहरा सख्त किए हुए उसे एक तरफ कोने में फेंक दिया और किसी तरह कठिनाई से बोली, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम चले जाओ। तुम्हें पता है कि मुझे तो अकेले को ही 2 सीटें चाहिए। ये सब बहाने तुम रहने दो। मैंने कहा, एक बस में जगह नहीं मिलेगी तो दूसरी में मिल जाएगी। तुम इधर आकर मुझे बताओ कि डिब्बे कहाँ रखे हैं। मिस पाल शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी बात का विरोध नहीं किया। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी ढूंढती हूँ, उसने कहा और आंखें बचाती हुई रसोई घर में चली गई। पहली बस में सचमुच में हम लोगों को जगह नहीं मिली। ड्राइवर ने बस वहां रोकी ही नहीं और हाथ के इशारे से कह दिया कि बस में जगह नहीं है। दूसरी बस में भी जगह नहीं थी, मगर किसी तरह कह कर हमने उसमें अपने लिए जगह बना ली। मगर हम कुल्लू काफ़ी देर से पहुँचे क्योंकि रात की बरसात में एक जगह सड़क टूट गई थी और उसकी मरम्मत की जा रही थी। हमारे कुल्लू पहुँचने के लगभग 12 बजे ही बस भी मनाली से आ पहुँची। 11:15 हो चुके थे। मैंने अंदर जाकर अपने सामान का पता किया, फिर बाहर मिस पाल के पास आ गया। मिस पाल ने खाली डिब्बे अपने दोनों हाथों में संभाल रखे थे। मैं डिब्बे उसके हाथों से लेने लगा तो उसने अपने हाथ पीछे हटा लिए। चलो पहले बाजार में चलकर तुम्हारा सामान खरीद लें, मैंने कहा। अब सामान की बात रहने दो, उसने कहा। तुम्हारी बस आ गई है, तुम इसमें चले जाओ। सामान तो मैं किसी भी समय खरीद लूँगी। तुम्हें इसके बाद फिर किसी बस में जगह नहीं मिलेगी। 2 बजे की बस मनाली से ही भरी हुई आती है। तुम्हारा एक दिन और खराब हो जाएगा। दिन खराब होने की क्या बात है, मैंने कहा। पहले चलकर बाजार से सामान खरीद लेते हैं। अगर आज सचमुच किसी बस में जगह नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ लौट चलूँगा और कल किसी बस से चला जाऊँगा। मुझे वापस पहुँचने की ऐसी कोई जल्दी नहीं है। तुम चले जाओ, मिस पाल हट के साथ बोली। अपने लिए खामखा मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? अपना सामान तो मैं जब कभी भी ले लूँगी, मगर मुझे लगता है कि आज तुम ये डिब्बे इसी तरह लिए हुए ही लौट जाओगी।
अरे नहीं, मिस पाल की आंखें उमड़ आई। वह अपने आंसुओं को रोकने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। तुम समझते हो मैं अपने शरीर की देखभाल ही नहीं करती? अगर ना करती तो यह इतना शरीर कैसे होता? लाओ, मैं पैसे दो, मैं तुम्हारा टिकट ले आती हूँ। देर करोगे तो इस बस में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इस तरह जिद क्यों करती हो मिस पाल? मुझे जाने की सचमुच ऐसी कोई जल्दी नहीं है। मैंने तुमसे कहा है तुम पैसे निकालो, मैं तुम्हारा टिकट ले आ। मगर नहीं, तुम रहने दो। कल का तुम्हारा टिकट मेरी वजह से ही खराब हुआ था। मैं फिर तुमसे पैसे किस लिए मांग रही हूँ? और वह डिब्बे वहीं रखकर छटपट टिकट घर की तरफ बढ़ गई। ठहरो मिस पाल, मैंने असमंजस में अपना बटुआ जेब से निकाल लिया। तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। तुम उतनी देर में अपना सामान निकलवा कर ऊपर रखवाओ। मेरा मन उस समय ना जाने कैसा हो रहा था, फिर भी मैंने अंदर से अपना सामान निकलवाया और बस की छत पर रखवा दिया। मिस पाल अब तक टिकट घर के बाहर ही खड़ी थी। शनिवार होने के कारण उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी और बहुत से बच्चे बस्ते लटकाए सुल्तानपुर की पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। कई बच्चे बस की सवारियों को देखने के लिए वहां आसपास जमा हो रहे थे। मिस पाल उस समय प्याजी रंग की सलवार कमीज पहने थी और ऊपर काला दुपट्टा लिए थी। उन कपड़ों की वजह से उसका शरीर पीछे से और भी फैला हुआ लगता था। बच्चे एक दूसरे से आगे होते हुए टिकट घर के नज़दीक जाने लगे। मिस पाल टिकट की खिड़की पर झुकी हुई थी। एक लड़के ने धीरे से कहा, आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। इस पर आसपास खड़े बहुत से बच्चे हंस दिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भारीपन पर एक और बड़ा पत्थर डाल दिया हो। बच्चे सबके सब टिकट घर के आसपास जमा हो गए थे और आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि उससे मिस पाल का ध्यान खामखा उनकी तरफ चला जाता। मैं उधर से अपना ध्यान हटाकर दरिया की तरफ से आते हुए लोगों को देखने लगा। फिर भी बच्चों की खुसुर फुसुर मेरे कानों में पड़ती रही। दो लड़कियां बहुत धीरे धीरे आपस में बात कर रही थी। मर्द है? नहीं, औरत है। तू सिर के बाल देख, बाकी शरीर देख, मर्द है। तू कपड़े देख और सब कुछ देख, औरत है। आओ बच्चों, आओ, पास आकर देखो। मिस पाल की आवाज़ से मैं जैसे चौंक गया। मिस पाल टिकट लेकर खिड़की की से हट गई आई थी। बच्चे उसे आते देख आ गई कहते भाग खड़े हुए। एक बच्चे ने सड़क के उस तरफ जाकर फिर जोर से आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। मिस पाल सड़क पर आकर कई कदम बच्चों के पीछे चल गई। आओ बच्चों, यहाँ हमारे पास आओ, वह कहती रही। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, टॉफियाँ देंगे, आओ। मगर बच्चे पास आने की बजाय और भी दूर भाग गए। मिस पाल कुछ देर सड़क के बीच रुकी रही, फिर लौटकर मेरे पास आ गई। उस समय उसके चेहरे का भाव बहुत विचित्र लग रहा था। उसकी आंखों में आए हुए आंसू नीचे गिरने को हो रहे थे और उन्हें झुठलाने के लिए एक फीकी हंसी का प्रयत्न कर रही थी। उसने अपने होठों को जाने किस तरह काटा था कि एक कद जगह से उसकी लिपस्टिक नीचे फैल गई थी। उसकी घिसी हुई कमीज की सीवने कंधे के पास से खुल रही थी। खूबसूरत बच्चे थे नहीं? उसने आंखें झपकाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का समर्थन करने के लिए सिर हिलाया तो मुझे लगा कि मेरा सिर पत्थर की तरह भारी हो गया है। उसके बाद मेरी समझ से कुछ नहीं आया कि मिस पाल मुझसे क्या कह रही थी और मैं उससे क्या बात कर रहा था। जैसे आंखों और शब्दों के साथ विचारों का कोई संबंध ही नहीं रहा था। मुझे इतना याद है कि मैंने मिस पाल को टिकट के पैसे देने का प्रयत्न किया, मगर वह पीछे हट गई और मेरे बहुत अनुरोध करने पर भी उसने पैसे नहीं लिए। मगर किस अवचेतन प्रक्रिया से हम लोगों के बीच अब तक बातचीत का सूत्र बना रहा, यह मैं नहीं जान सका। मेरे कान उसे बोलते सुन रहे थे और अपने को भी, परंतु मैं जैसे दूर की ध्वनियाँ भी थी, स्फुट, स्पष्ट और अर्थहीन। जो बात मैं ठीक से सुन सका वह यही थी, और वहाँ जाकर रंजीत, दफ्तर में मेरे बारे में किसी को से बात मत करना, समझे? तुम्हें पता ही है कि वे लोग कितने ओछे हैं। बल्कि अच्छा होगा कि तुम किसी को यह भी ना बताओ कि तुम मुझसे यहाँ मिले थे। मैं नहीं चाहती कि वहाँ कोई भी मेरे बारे में कुछ जाने या बात करे, समझे?
बस तब स्टार्ट हो रही थी और मैं खिड़की से झांक कर मिस पाल को देख रहा था। बस चली तो मिस पाल हाथ हिलाने लगी। दोनों खाली डिब्बे वह अपने हाथ में लिए हुए थी। मैंने भी एक बार उसकी तरफ हाथ हिलाया और बस के मुड़ते तक हिलाते हुए खाली डिब्बों को ही देखता रहा। सच में अगर कहा जाए कि इस कहानी में या अपने वास्तविक जीवन में भी महिलाओं को कितना कुछ सहन करना पड़ता है। यहाँ तक कि महिला ही नहीं, जिनमें किसी तरह की समस्याएं होती, जिनमें कुछ कमियां होती हैं, लोग उन कमियों को खास करके उरेखने लगते हैं, जिससे वह इंसान इन सब चीज़ों से आगे निकल ही नहीं पाता। इस कहानी में मोहन राकेश हर बार अपनी कहानियाँ किसी उपदेश से समाप्त नहीं करते, किंतु इस कहानी में वो काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। लेकिन इस कहानी में अंतिम दृश्य मिस पाल की निराशा दिखाने में बड़ा प्रभावशाली रहा है। कहानी में बिना बताए ही यह स्पष्ट हो जाता है कि नायिका को इस अस्थिरता का मेन वजह यही रहा है कि उनके जीवन में प्यार का, बचपन में ही प्रेम का अभाव रहा है। माता पिता से अवहेलना उन्हें सहनी पड़ी, जिसका वजह है कि उनको कम उम्र में ही अपने बाहर घर से निकलकर उन्हें कार्य करना पड़ा और इतना कुछ अपने जीवन में सहन करना पड़ा। कहानी के अंत में मिस पाल सारा विरोध और प्रतिकार छोड़कर अपना प्रारब्ध स्वीकार कर लेती हैं। यह इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कहानी का सार था कि वो अपना जीवन के सभी समस्याओं को उनको प्रारब्ध को स्वीकार कर लेती कि हाँ, यह सारी समस्या मेरे जीवन में है, जिनसे वो अब तक भागती आई थी। आई होप आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।